स्टैंडर्ड 8वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम लोग साइंस के अंतर्गत पाठ 18 परिसंस्था का अध्ययन करेंगे। यहाँ विद्यार्थियों थोड़ा याद करो, वर्गीकरण करो। ये पोर्शन कटा हुआ एग्जाम नहीं आएगा। परिसंस्था में के अंतर्गत इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। हमारे चारों ओर का विश्व 2 प्रकार घटकों में बटा हुआ है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव घटक को वैज्ञानिक भाषा में जैविक और निर्जीव घटक को वैज्ञानिक भाषा में अजैविक घटक कहा जाता है। इन दोनों घटकों में आपस में अंतर क्रिया होती है और यदि वह क्रिया में संतुलन है तो पर्यावरण मनुष्य के या सजीवों के योग्य होता है। यहाँ पर विद्यार्थियों परिसंस्था इकोसिस्टम का एक चार्ट दिया गया है। 18.1 परिसंस्था के घटक दिए गए हैं। क्या तुम जानते हो सूक्ष्म जीव मृत वनस्पतियों व प्राणियों के अवशेषों में उपस्थित सेंद्रीय पदार्थों का अंतर्गत विद्यार्थियों कौन कौन से पदार्थ आते हैं, इसको ध्यान दें। प्रथिन, कार्बोज, वसा। पुनः असेंद्रीय के अंतर्गत कौन कौन घटक आते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। पोषक द्रव्यों में रूपांतरित करते हैं, इसलिए उनको विघटक कहते हैं। परिसंस्था की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को समझने के लिए विद्यार्थियों 18 पॉइंट यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे 18.2 परिसंस्था घटकों का आंतरिक प्रक्रिया है। इसमें प्रकाश संश्लेषण, जैविक घटक वनस्पति उत्पादक के रूप में होता है। फिर वनस्पतियों से प्राणी भोजन मन ग्रहण करते हैं, फिर वहाँ से पोषक तत्व मुक्त होते हैं। फिर शरीरों का विघटन होता है, फिर सूक्ष्म जीव का विघटन होता है। उष्मा अजैविक घटक के अंतर्गत पोषक तत्व, सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल और खनिज इत्यादि का समावेश किया जाता है। अधिकांश परिसंस्थाएं काफ़ी क्लिष्ट होती हैं। हमारे भारत देश जैसे देश में उष्णकटिबंधीय भागों की परिसंस्था में केवल कुछ गिनी चुनी प्रजातियों के सजीवों ही बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बचे हुए अधिकांशतः वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियां, उनकी संख्या बहुत कम होती है। कुछ प्रजातियों की संख्या तो नगण्य है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की परिसंस्थाएँ होती हैं। हर जगह परिसंस्थाएँ अलग अलग रहती हैं, जैसे जंगल, तालाब, सागर, नदी इत्यादि। आगे बच्चों हम लोग आते हैं यहाँ पे भू परिसंस्था पर ध्यान देंगे। भू परिसंस्था पे यहाँ पे देखें, जो परिसंस्था केवल भूमि पर होती है या ज़मीन पर होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट उसको भू परिसंस्था कहते हैं। पीछे मुड़कर देखने पे पोषण कटा हुआ है। तो भू परिसंस्था के अंतर्गत अजैविक घटकों का वितरण भूतल पर असमान होता है, जैसे घास वाले प्रदेश परिसंस्था, सदाहरित जंगल परिसंस्था, उष्ण रेगिस्तान की परिसंस्था, बर्फीले प्रदेश की परिसंस्था, टैगा प्रदेश की परिसंस्था, विषुववृत्तीय वर्षा वनों की परिसंस्था इत्यादि। घास वाले प्रदेश की परिसंस्था में 18.3 पर यहाँ विद्यार्थी ध्यान दें। 18.3 घास वाले प्रदेश जानकारी प्राप्त को यह कटा हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थियों क्या तुम जानते हो, ये पोर्शन यहाँ पर कैंसिल किया गया है। इस सारणी जो है आपको कंप्लीट करना है। सारणी में उत्पादक है, प्राथमिक भक्षक है और यहाँ पे द्वितीयक भक्षक है और विघटक है। उत्पादक में गाजर घास, तृणाग्र, दूब, हरियाल। प्राथमिक भक्षक में गाय, हिरण, गिलहरी। द्वितीय भक्षक में सांप, पक्षी, लोमड़ी, सियार। तृतीय भक्षक में शेर, तरस, गिद्ध, चील। विघटक में आपका फ्यूजेरियम और अस्परजिलस पाए जाते हैं। बच्चों यहाँ पे है तालिका पूर्ण करो, एक पोर्शन कटा हुआ है। यहाँ पे 18.4 जंगली परिसंस्था माने सदाबहार वनों की परिसंस्था है। ये तालिका पूर्ण करना है, ये तालिका को कंप्लीट करना है। दूसरा विद्यार्थियों यहाँ पे क्या तुम जानते हो, ये पोर्शन यहाँ कटा हुआ है। जलीय परिसंस्था, जैसा कि हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर 71% भूभाग पानी से व्याप्त है, केवल 29% जमीन है। इसलिए जलीय परिसंस्था का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका 71% है। 18.5 में जलीय परिसंस्था की फिगर, उसमें रहने वाले सजीवों का वर्णन यहाँ किया गया है। मीठे पानी की परिसंस्था में नदी, तालाब, झील, सरोवर इनका समावेश है। यहाँ पे सारणी दी गई है। उत्पादक है प्राथमिक भक्ष्य, द्वितीय भक्ष्य, तृतीय भक्ष्य, विघटक। सारणी को ध्यान से पढ़ करके एक पॉइंट यहाँ भर दिया गया और शेष पॉइंट आपको भरना होगा। खारे पानी की परिसंस्था के अंतर्गत इस परिसंस्था में सागरीय वनस्पतियों की वृद्धि होती है। शैवाल पर उपजीविका चलाने वाली छोटी मछलियाँ, झींगे बड़े पैमाने पर उतले भाग में दिखाई देते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों इंटरनेट में अमित पोर्शन यहाँ कटा हुआ है। मनुष्य के हस्तक्षेप होने का परिसंस्थाओं का विनाश हो जाता है। हस्तक्षेप का अर्थ होता है जैसे बच्चों उदाहरण में बहुत बड़े पैमाने पर खदान का कार्य करना,
बड़ी मात्रा में वृक्षों की कटाई से ज़मीन का उपयोग माने बदल सकता है। इसके साथ साथ सजीव और निर्जीव घटकों के आपसी तालमेल पर भी इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। विभिन्न मानवीय प्रक्रियाएं एवं कृतियाँ परिसंस्था पर अलग प्रकार से प्रभाव डालती हैं। किसी विशिष्ट प्रकार की परिसंस्था का दूसरी परिसंस्था में रूपांतरण होने से लेकर तो किसी प्रजाति के नष्ट होने तक होता है। परिसंस्था विनाश होने के प्रमुख कारणों में विद्यार्थियों पहला है जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। दूसरा शहरीकरण से अधिक शहरीकरण हो रहा है, इससे परिसंस्थाएं नष्ट हो रही हैं। औद्योगिकरण परिसंस्थाएं नष्ट होती हैं। पर्यटन से भी परिसंस्थाओं पर कुछ प्रभाव पड़ता है। जानकारी प्राप्त करो विद्यार्थियों, ये पोर्शन यहाँ कटा हुआ है, एग्जाम में नहीं रहेगा। इसके बाद विद्यार्थियों हम आते हैं युद्ध। युद्ध में यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जमीन, पानी, खनिज संपत्ति या किसी आर्थिक और राजकीय कारणों से मानवीय समूहों में स्पर्धा और मतभेदों से युद्ध होता है। युद्ध में बड़े पैमाने पर बम वर्षा, सुरंग विस्फोट किए जाते हैं। इससे केवल जीव की हानि होती है, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक परिस्थितियों में बड़े बदलाव होते हैं, वे नष्ट भी हो जाते हैं। तो इसके बाद स्वाध्याय के सभी प्रश्न विद्यार्थियों, स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को करना है और इससे संदर्भित हम आपको कुछ होमवर्क यहाँ दे रहे हैं जो कि पाठ 18 के अंतर्गत है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। होमवर्क में यह है, यहाँ परिसंस्था किसे कहते हैं, परिसंस्था के प्रमुख घटकों को स्पष्ट करो, सारणी 18.1 को स्पष्ट करो, सारणी 18.2 के घटकों को स्पष्ट करो, निम्नलिखित परिसंस्थाओं को स्पष्ट करिए। घास वाले प्रदेश परिसंस्था, और सदाबहार वनों परिसंस्था, तालिकापूर्ण को पेज नंबर 125। जलीय परिसंस्था में मीठे पानी परिसंस्था का स्पष्ट करो। परिसंस्था विनाश के कारणों को क्रमबद्ध रूप से लिखो, जैसे जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरण, पर्यटन इत्यादि। इसके हर पॉइंट के अंतर्गत 4-4 पॉइंट आपको लिखना है। बेस्ट ऑफ लक। पाठ 18 समाप्त हुआ।